आवाज न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। देश की आज़ादी के टाइम जनसंख्या 33 करोड़ थी, जो कि आज 2023 के लास्ट तक बढ़ते बढ़ते 150 करोड़ हो रही है। आज हर साल देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक बच्चा पैदा हो रहा है और अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने बच्चों को हम रोजगार दे पाएंगे हर साल? क्या हम इतने स्कूल बना पाएंगे? क्या हम इतने अस्पताल बना पाएंगे? क्या हम इतने खाद्यान्न उत्पन्न कर पाएंगे कि सारे देश की जनसंख्या को कवर कर सकें? हम सभी इसका जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें संभव नहीं है। और तो क्या हम ये समझें कि हमारे सरकारें सो रही हैं? क्या हम ये समझें कि हमारी सरकारें अनभिज्ञ हैं? या हम ये समझें कि हमारी जनता, आज देश की जनता इस बढ़ती जनसंख्या के भयावह परिणाम से आज अनभिज्ञ है और उसे पता ही नहीं है कि इसके क्या भयंकर परिणाम आने वाले हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1951 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 37.1 करोड़ थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ 45 लाख, तो पर मुस्लिमों की आबादी 3 करोड़ 55 लाख थी और अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की आबादी 2 करोड़ थी। लेकिन 200 साल 2011 के आते आते भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के पार हुई, जिसमें हिंदू आबादी 96 करोड़ 63 लाख हुई और मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख तक पहुंची और अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की आबादी 8 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, भारत की अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह जनगणना नहीं हो पाई। हालांकि जनसंख्या का अनुमान लगाने का कार्य दुनिया के कई सारी बड़ी संस्थाएं करती हैं। इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था वर्ल्ड मीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हम आपको वर्ल्ड मीटर द्वारा की जनगणना के आधार पर पूरे भारत के और साल 2023 में मुस्लिम जनसंख्या के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बात करें तो वेबसाइट वर्ल्ड मीटर के वर्तमान आंकड़ों की, तो साल 2023 में भारत की कुल जनसंख्या 143 करोड़ है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 109 करोड़ और मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ है और अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की आबादी 7 करोड़ है। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत देश की आबादी का 79% हिंदू है, मुस्लिम 16%, तो पर अन्य धर्मों को मानने वाले लोग 5% हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, जो 24.6% है, जिसकी तुलना में हिंदू आबादी का वृद्धि दर 16.8% है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करते हैं कुछ राजनीतिक के लोगों से, जानते हैं उनकी राय क्या है। जब मैं बिहार में था तो लोग मेरा विरोध करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मैं क्या करता, मैं उन्हें समझा नहीं सकता था। 150 देश, आज भी 150 जिले हैं भारत के अंदर जहां फर्टिलिटी रेशियो बढ़ा हुआ है। लगभग वो आप धर्म के चश्मे से देखेंगे या भारत के चश्मे से देखेंगे। मुस्लिमों में जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ काम करना चाहता हूं। गरीबी और जनसंख्या विस्फोट जैसी सामाजिक अभिशाप की मुख्य वजह आबादी में विस्फोट है। अप्रवासी मुस्लिम परिवार नियोजन के मर्यादित नियमों को अगर अपनाते हैं तो हम कई सामाजिक समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ये मेरी उनसे अपील है। जनसंख्या बढ़ने पर रहने के लिए जगह की समस्या आएगी, इससे संघर्ष में तेजी आएगी। एक चुनी हुई सरकार को लोगों को जंगल एवं मंदिर की जमीन पर बसाने में दिक्कत हो सकती है। बहुत ही अंधकार में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया को एक नरक, एक जहन्नुम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। आसाम के मुख्यमंत्री मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या उन्हें मालूम है हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने बहन भाई हैं? देश के प्रधानमंत्री कितने बहन भाई हैं? यूपी के मुख्यमंत्री के कितने बहन भाई हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लगा रहा है। इसी सियासी अदावत की वजह से देश में आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन पाया। हमारे कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारे पास संसाधन हो, जितनी हमारे पास जमीन हो, उतनी ही हमारी आबादी भी होनी चाहिए। आज हम बात करते हैं उस बुद्धिजीवी वर्ग से कि क्या उद्देश्य से देश के यदि जनसंख्या बढ़ती है तो क्या दुष्परिणाम आने वाले हैं और क्या किस तरह की आगे आने वाली चीज़ों में हमारे समस्याएं आएंगी और किस तरह से हम उसका समाधान करेंगे। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं एडवोकेट आशीष शर्मा जी, जो कि मेरठ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं। जानते हैं उनसे कि यदि जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या इसी तरह से लगातार बढ़ती रहती है, तो उसके मूल अधिकारों पे, जो भारत के नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इससे सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होगा कि हमारे संसाधन बहुत लिमिटेड हैं, और दूसरा ये है कि मौलिक अधिकारों में हमारा शैक्षिक अधिकार आता है। अगर हम जनसंख्या विस्फोट होने से हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो एक स्थिति ये आएगी कि हिंदुस्तान के नागरिकों को सही प्रकार से शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी बिल एक आया था हमारा 2013 में, तो हर व्यक्ति को जो खाने का अधिकार है वो भी एक, क्योंकि संसाधन लिमिटेड होने से एक स्थिति ऐसी आएगी कि लोगों को पर्याप्त खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है सरकार के लिए भी कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि जनसंख्या हमारी नियंत्रित रहे और ये विस्फोट नियंत्रण में आए हमारे। जैसे लगता है कि जब जनसंख्या काफी अधिक हो जाएगी तो भूखमरी और इस तरह के आप बता रहे हैं पेयजल की सुविधा, आवास की सुविधा जब दिक्कत करने लगेंगी तो उससे क्या क्राइम रेट में भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्राइम रेट तो बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये होगा कि संसाधन लिमिटेड होने से लोगों को साधन नहीं मिल पाएंगे, पर्याप्त तरह से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, सही तरह से उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, तो वे मारामारी मच जाएगी। इससे तो लोगों में फिर जो है क्राइम तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। इससे स्वाभाविक है कि क्राइम बढ़ना इसका कारण रहेगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से और लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, वे क्राइम करेंगे और क्राइम करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। सुरभि के अध्यक्ष श्री दिनेश तलवार जी मेरठ से। दिनेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। दिनेश तलवार जी, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ हो चुकी है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। और यह विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यह एक चुनौती बन गया है देश के लिए भी और विश्व के लिए भी। आबादी संसार में बड़ी हो गई है, शायद लोग मना रहे हैं, परंतु यह कुछ बात नहीं है, यह बड़ी दुख की बात है। हम संसार में ऐड कर लें आजादी के वक्त 1 करोड़ थे और शायद 150 करोड़। सरकारों ने कभी भी समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। बाद में गया है नारा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। हमेशा फैसले से देखते हुए आए हैं, ये आज तक समाधान नहीं हुआ। दिनेश जी, ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है देश की, ये देश की आर्थिक व्यवस्था को कहां तक प्रभावित करेगी और कितना? देखिए, अगर आबादी की रफ्तार इससे बढ़ती रही, इन मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है, तब देश के सामने गरीबी, असुविधा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, आवास समस्या, आतंकवाद, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ती हुई आबादी के कारण इसमें फैला रही है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि शिक्षा से आबादी रुकेगी, परंतु आज तक पूरे भारत को भी नहीं करता। संसार में सबसे पहले परिवार नियोजन की अगर बात कही गई है तो हिंदुस्तान में कही गई है। 1920 में सबसे पहले हिंदुस्तान में ये बात कही गई थी। जुड़ेंगे दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के संपादक श्री पंकज सिंह जी। दिनेश जी, जैसे कुछ लोग इसको धार्मिक आजादी खत्म करने को लेकर भी देखते हैं कि उनकी धार्मिक आजादी को खत्म किया जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे?
मैंने पहले भी ये बात कहता हुआ आया हूं कि ये देश की समस्या है, किसी धर्म की समस्या नहीं है। परंतु राजनीतिक दल जब भी समस्या को देखते हैं धर्म के चश्मे से देखते हैं। देश की समस्या है, किसी धर्म की नहीं है, और देश की समस्या समझकर सरकार को इसके निदान के लिए आगे आना होगा। अच्छा, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून आपकी नजर में कितना अनिवार्य होना चाहिए और सरकार को कितना इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए? इस समय वक्त की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण। 142 करोड़ नहीं, हम 150 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, और देश की स्थिति क्या है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु सरकारें न जाने इसके समाधान के लिए आगे क्यों नहीं आती। और अगर आप देखें तो छोटे देश जितने भी है आज तरक्की की राह पर है, परंतु हिंदुस्तान में जितना विकास होता है उससे ज्यादा आबादी बढ़ जाती है। यानी तकरीबन अब भी 1.5 करोड़ बच्चे हर वर्ष इस देश में पैदा होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के करीब है। अच्छा, जैसे एक सवाल ये आता है कि राजनीति हो रही है तो वोट बैंक के चलते क्या कानून नहीं बना पा रहे हैं, या सरकार को खतरा होता है कि वोट बैंक छिन जाएगा उनका? सरकारें हमेशा इस मुद्दे को लेकर डरी है। जब संजय गांधी जी ने अभियान चलाया था उसके बाद सरकारों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि अगर हम इस कानून को लेकर आते हैं तो हमारी सत्ता पर कहीं कोई आंच न आ जाए। परंतु मेरा यह मानना है कि सरकार जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना देगी उस दिन से देश की आधी समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही 2-3 वर्षों में हो जाएगा, और सरकार पता नहीं क्यों डरा करती है इस पर कानून बनाने से। मेरा प्रश्न है कि देश की जो आबादी बढ़ी है वो कितना चिंता का विषय है? ये प्रोफेसर एस के भटनागर जी, देश की जो आबादी बढ़ी है ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि आबादी के अनुपात में हमारे देश में संसाधनों को भी तलाशना होगा, और ये सभी संसाधन रोटी कपड़ा और मकान से जुड़े हुए संसाधन हैं, जिसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से जनसंख्या का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। प्रोफेसर भटनागर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है देश की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को कहां तक प्रभावित करेगी? देखिए, आर्थिक व्यवस्था का तो निश्चित रूप से हमारे संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जितने हमारे पास संसाधन है उसी संसाधन में से हमें उस बढ़ती हुई आबादी को भी फीड करना है, उस बढ़ती हुई आबादी का भी ध्यान रखना है, भरण पोषण करना है। अगर आबादी बढ़ती चली जाएगी और संसाधन उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्या हमारे सामने विकराल रूप में आएगी। प्रोफेसर एस के भटनागर, क्या ऐसे समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं लाया जाना चाहिए? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें इस पर काबू पाना होगा, और उस काबू पाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी देश में आना चाहिए, क्योंकि हम या हमारा देश और हमारी जितने भी संसाधन हैं वो किस हद तक इस दबाव को झेल सकते हैं, इस दबाव को सह सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, और इस परिप्रेक्ष्य में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बेहद आवश्यकता है। इसमें आपको परिप्रेक्ष्य देखना होगा। भारतवर्ष में जो लैंड है, जो पूरे विश्व का क्षेत्र है, वो केवल लगभग 2.15% के आसपास, और हमारी जनसंख्या का घनत्व लगभग 18%। इससे कम से कम 25-30 वर्ष या 50 वर्ष पहले आ जाना चाहिए, या आज़ादी के तुरंत पश्चात जो भारत की सरकारें रही हैं अब तक उसको सोचना चाहिए था कि ये कंट्रोल हो सकता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी यदि इस समय भी आबादी को, जनसंख्या को नियंत्रित करने के विषय में यदि कोई सशक्त कानून संसद द्वारा नहीं बनाया जाता तो ये भविष्य में ऐसा विस्फोट होगा, एक ऐसा विस्फोट होगा, मैं ये कहूँगा कि ये विस्फोट न्यूक्लियर विस्फोट से भी बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर विस्फोट होगा देश हेलो असर
असंतुलन और आर्थिक असंतुलन यदि सीमित होने के बाद सबको भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कहाँ से आएगा इस पूरी जनसंख्या को कवर करने? दूसरा, भारतीय संविधान में एक हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है सर। जो भी व्यक्ति भारतवर्ष में पैदा होगा या भारतवर्ष में रहेगा, उसको संवैधानिक तरीके से उसकी जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, उसे उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब जनसंख्या का घनत्व इतना असंतुलित हो जाएगा तो वहाँ पे एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी चलेगी। यदि इस जनसंख्या कानून पर नियंत्रण नहीं किया गया वैधानिक रूप से कानून बना करके, तो यहाँ एक जंगल राज की स्थिति हो जाएगी कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थ्योरी है कि जो शक्तिशाली है वही बचे। लक्ष्य जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ। भटनागर जी, आपसे मेरा सवाल है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जैसा कि अभी लक्ष्य जी ने बताया कि एक भयावह स्थिति हो जाएगी, क्या वर्ग संघर्ष की भी स्थिति आप संभावना देख रहे हैं कि वर्ग संघर्ष होगा और बीच में काफी मानव फाटक वाला, और जैसा कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं खाने के लिए लूट है, बिजली के लिए लूट है, क्या इसी तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? निश्चित रूप से पाकिस्तान से तो हम तुलना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के जो मूल कारण हैं इस संकट के, वो उनके अपने द्वारा पैदा किए गए संकट हैं और उसकी वजह से वो इन दुरूह परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा है। जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, भारत एक साधन संपन्न देश है, लेकिन इसमें जनसंख्या के पीछे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि इसमें कुछ सोची समझी रणनीति के तहत जनसंख्या विस्फोट को लाया जा रहा है। क्योंकि एक बिंदु बहुत स्पष्ट है कि जो जनसंख्या का अनुपात है, जिस तेज़ी से जनसंख्या का अनुपात एक वर्ग विशेष के अंदर बढ़ रहा है, तो उस वर्ग विशेष के पूरे देश में बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पर इस तरीके का जनसंख्या विस्फोट देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि हम एक और विभाजन की ओर बढ़ रहे हों। जिस तरीके से भारतवर्ष का जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में विभाजन किया गया, हो सकता है कि इसके पीछे एक ऐसी रणनीति काम कर रही हो कि भारतवर्ष का एक दूसरा विभाजन हम देखें, और ये स्थिति बहुत ज़्यादा कष्टदायी होगी और भारत को एक और विभाजन झेलना पड़ सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम इस चीज को देखते हैं। साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, समाज सेवी हैं और सामाजिक चिंतक हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दिव्य प्रभात के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इससे सारी चीजें प्रभावित होंगी। विकास के जितने कार्य हैं वो सब प्रभावित होंगे। सड़कें 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, 16 लेन, आखिर कहाँ तक चौड़ी होंगी सड़कें? ये आबादी के कारण हो रहा है। और अगर ये आबादी निरंतर बढ़ती रही तो अन्न कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, कहाँ से खाएंगे? इसका तो काफी पहले से बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग आंदोलन चला रहे हैं कि वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। और मैं तो स्पष्ट कहूँगा, हिंदू समाज ने तो स्वयं इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, 1 और 2 बच्चे पा गए, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो इस दिशा में सोच नहीं रहा है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्गों से सोचना चाहिए कि आने वाले समय में शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, जो जीने के लिए अति आवश्यक चीज है। आज भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती। हम देखते रहोगे प्रदूषण विभाग की क्या चेतावनी होती है। शुद्ध पेयजल कहाँ से लाओगे? शुद्ध पेयजल के लिए आप घर में आरओ तो लगा सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे? मिल्क प्रोडक्ट जो चीजें हैं, कौन दावा कर सकता है कि ये शुद्ध है? दूध है, घी है, मावा है, पनीर है, क्या कोई दावा कर सकता है कि मैं शुद्ध खा रहा हूँ? नहीं। सारी नकली चीजें आएंगी, दालें नकली आएंगी, चावल नकली आएगा, प्लास्टिक के चावल चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, सारे दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। अभी समय रहते हमें वृद्धि पर कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज होने के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा, मुस्लिम बहुसंख्यक हो रहा, ये तो जाहिर सी बात है ही। जनसंख्या बढ़ रही है, एक
उसमें लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था कि ये 2050 का आंकड़ा जो था कि 2050 में वृद्धि होगी, और ये 37 वर्ष पहले ही 2023 में इतनी बढ़ चुकी है। हाँ, 2050 में होता तो हमारे पास संसाधन बढ़े हुए होते। आज जितने हम संसाधन बढ़ाते हैं, पता लगा 5 साल में उतने ही फिर वृद्धि हो जाती है। फिर सड़क चौड़ी करो, फिर पुल बनाओ, फिर विद्यालय खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, माने सरकार का ध्यान कहीं और है ही नहीं, इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान है। 10 साल में बढ़ाएंगे, पहले 100 साल की योजनाएं प्लानिंग हुआ करती थी, 10 साल की बनती है, 10 साल की सड़क जो है 4 लाइन की बनाई, वो सड़क 10 साल में छोटी कर जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पल्लवी जी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और एक स्कूल की संचालिका हैं। जी पल्लवी जी, जैसे ये हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि हो रही है और भारत विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि में आ रहा है, चीन को भी पीछे कर दिया है, तो इसमें आने वाले समय पे भारत देश के अंदर किस किस मतलब जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके परिणाम होंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे पहले हमारे पास बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन हैं और लोगों की डिज़ायर बहुत सारी हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इसके कारण हमारे ऊपर एक तो सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, दूसरा रहने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। सबसे पहले रहने के लिए प्रॉब्लम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और सबसे पहले हमें अपने देशवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। अशिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जिसके परिणाम बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाले हैं, जिसके कारण भूखमरी आएगी, क्राइम बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होंगी।